भाभी जी। ओ भाभी जी, मेरी क्लास है आज है। हाँ हाँ। मंदिर वाले कौन से? अच्छा 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 अच्छा। सभी को क्लास का लगभग समय हो गया है। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आज का टॉपिक जो है हमारा स्टार्ट करते हैं। पुण्योपाप प्रक्रिया जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में वो क्लियर है सभी को?
ठीक है, तो हम आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले जो ज्ञान सीखने का पार्ट है वो सभी अपने मन में दोहराएंगे। अहो आचार्य भगवान, अहो पाद्य प्रवर, आप श्री ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुग्रहपूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की मैत्री कृपा होगी, ज्ञान ध्यान सिखाने की मैत्री कृपा करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कर्मों का अनुभव। अध्याय 8, कर्मों का अनुभव। पुण्य प्रकृतियां किसे कहते हैं, पाप प्रकृतियां किसे कहते हैं, ध्यान है क्या? उसका बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों प्रकृति? कौन सी प्रकृति को हम पुण्य कहेंगे, कौन सी पाप कहेंगे? उसका रीजन क्या है? किस आधार पर हम किसी प्रकृति को पुण्य कहते हैं, पाप कहते हैं? ध्यान में है किसी को? लेशियाजन्य वो विशुद्ध लेशियाजन्य परिणामों को जो वो उसमें बनती है उसमें पुण्य प्रकृति आती है, और संक्लिष्ट में जो बनती है उसमें पाप प्रकृति आती है। थोड़ा सा इसमें मिसिंग है कुछ वर्ड। वह परिभाषा पूरी अच्छे से याद नहीं है, पर आपने जितना समझाया था ना वो पूरा मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो हमने क्या समझा था कि जिन प्रकृतियों का जिन आत्मिक परिमाण संक्लिष्ट प्रशस्त फल देने वाली प्रकृति पुण्य प्रकृति। हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में कि जिन प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभव, हमको जो भी है अनुभव वन के अकॉर्डिंग हमको ध्यान रखना है कि जिन प्रकृति का उत्कर्ष अनुभव वन अगर हो रहा है विशुद्ध लेशिया जन्य दिशा में, ठीक है, तो वो कहलाएगी, जब विशुद्धि की बात आ जाएगी तब वो कहलाएगी प्रकृतियां पुण्य। और अगर हम संक्लिष्ट लेशिया जन्य दिशा में करेंगे उत्कर्ष अनुभव वन, संक्लिष्ट लेशिया जन अध्यवसाय में इनका उत्कर्ष अनुभव बनेगा, उत्कर्ष अनुभव बंध, उनका अगर संक्लिष्ट लेशिया दशा में होगा, जब परिणाम खराब होंगे उस खराब परिणामों में जीव उत्कृष्ट अनुभव को बंद करेगा, उनमें उत्कृष्ट रस डालेगा, ठीक है, तो वो प्रकृति कहलाएगी पाप। जीव हमेशा कितने कर्मों का बंध अभी वर्तमान में हम कर रहे हैं? जो 8 मूल कर्म आखिरी है, कर्मों का 7 आयुष्य बल आज को करूँ छोड़कर। का आयुष्य आखिरी में होता है। मतलब जीव 7 कर्मों का तो हमेशा बंद करता ही रहता है। आयुष का बंद पूरे भव में एक बार ही होता है, तो 7 कर्मों का बंद तो निरंतर करता ही रहता है। तो 7 कर्मों में भी कुछ प्रकृति ऐसी है उनका बंध हमेशा ही होता है, भले जीव के व्यवसाय कैसे भी हो। इन प्रकृतियों का बंध, जिन्होंने प्रकृतियों को बोलते हैं ध्रुव बंधनी, जिनका बंध हमेशा ही, जब तक वो उनका बनना रुक नहीं जाए तब तक उनका बंध करता ही रहता है। तो उन प्रकृतियों के अलावा मतलब जिन भी प्रकृतियों का जीव बंद करता रहता है तो अपने अध्यवसाय के अकॉर्डिंग ही उनमें रस डालता है। अगर उन प्रकृतियों के जीव के भाव अगर अच्छे हैं तो विशुद्ध हैं, तो उस विशुद्ध लेशिया दिशा में जीव उत्कृष्ट अनुभव का बंध अगर कर रहा है तो वो प्रकृति पुण्य कहलाएगी। और अगर
उनमें उत्कृष्ट अनुभव को बंद तो कर रहा है, लेकिन परिणाम कैसे संक्लिष्ट है, तब वो प्रकृति कहलाती है पाप। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में समझा था। अब इसके बाद जो आज का टॉपिक है हम उसको क्लियर करते हैं, वो है कर्मों का अनुभव। ठीक है, अनुभव की हमने डेफिनेशन समझी थी। अनुभव किसे कहते हैं? अनुभव का मतलब क्या है? फल देने की शक्ति। फल देने की शक्ति को अनुभव कहते हैं, बिल्कुल सही। हमारे शक्ति कर्मों का अनुभव। ठीक है, अनुभव मतलब फल देने की शक्ति। यू अनुभव का मतलब तो हम कहेंगे शक्ति और पावर। ठीक, एक जनरल वे में, लेकिन पूरी डेफिनेशन के साथ अगर बोलते हैं तो कर्म प्रदेशों की विविध प्रकार की प्रकार के फल देने की शक्ति को फल देने की शक्ति को हम कहेंगे अनुभव। ठीक है, इसे अनुभव के अलावा इसके क्या बोलते हैं? अनुभव भी बोलते हैं और रस भी बोलते हैं। ठीक है, ये इसके क्या है? पर्यायवाची हैं। तो क्या बोलते हैं कि जब भी जीव कर्म, हम बोलते हैं कर्म बांधते हैं, कर्म हमारे, हमने क्या बोला अभी कि 7 कर्मों का बंध तो जीव हमेशा निरंतर करता ही रहता है। अभी वर्तमान में हम जो है 7 कर्मों का बंध कर ही रहे हैं। तो जो भी हम कर्म बांध रहे हैं, तो कर्म बांध रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? कर्म बांध रहे हैं मतलब क्या कोई चीज ले रहे हैं क्या? कर्म बांधना मतलब क्या हुआ? तो बताया, कर्म बांधना मतलब क्या हुआ? कषाय और योगों को निमित्त से हम मतलब एक हो जो जाता है, शुभ सिद्ध जो आत्मा के कर्म साथ बांधते उसका हैं। बंध हो जाता है। हाँ बिल्कुल, ये तो सही है, कषाय योग के नियम से कर्मों का बंध होता है। लेकिन कर्मों का बंद होना मतलब क्या हुआ? कर्मों का बंद मतलब क्या हुआ कि जो कार्बन आत्मा वर्गणा के की साथ पुद्गल, कर्मों का पुद्गल चिपक जाना। हाँ मतलब ये है कि कार्बन वर्गणा के पुद्गल को हम क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि लोग में बहुत सारे कार्बन वर्गणा के पुद्गल है। ठीक, तो जब वो स्वतंत्र घूमते हैं तब उनमें क्या है कि कोई फल देने की कोई भी शक्ति नहीं है उनके अंदर, वो ऐसे ही घूम रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो हमारी आत्मा के साथ वो, हम उनको ग्रहण कर लेते हैं और चिपक जाते हैं, तब उनमें क्या है? फल देने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। ठीक, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है बुक में कि सूखी घास, जो मैं लास्ट क्लास में भी एक समझा था एग्जांपल कि सूखी घास है मान लीजिए। तो सूखी घास को अगर आप उसको पूरा निचोड़ेंगे या उसको किसी मशीन में पीस देंगे, तो उससे कोई आपको कोई जूस उसका निकलेगा क्या? उसका कोई जूस निकलना नहीं, क्योंकि उसमें फल देने की कोई शक्ति नहीं है। लेकिन उसी घास को अगर कोई गाय खाती है, उसको कोई भैंस खाती है, कोई बकरी खाती है, या कोई भी दूसरा जीव खाता है, तो वो उस घास को क्या कर रही है? अलग अलग जो है उसका दूसरे रूप में परिणाम कर रही है। मतलब उस घास को खाकर कोई गाय है तो वो उसको दूध में कन्वर्ट कर रही है, कोई भैंस है वो भी दूध में कन्वर्ट कर रही है, कोई बकरी है तो वो भी दूध में कन्वर्ट कर रही है। तो लेकिन सबका जो इफेक्ट है वो अलग अलग आएगा। ठीक है, तो वैसे ही जो सूखी घास को अपन क्या कैसा एग्जाम्पल के साथ समझे, ये क्या है? पुद्गल रूप, ये पुद्गल के रूप में है। ये कौन से कार्बन परगना के पुद्गल है? कार्बन परगना के पुद्गल के समान। ठीक है, इनमें इसमें क्या अभी तक अभी कोई फल देने की शक्ति नहीं है, इसमें इसका कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा। क्या आप ठीक बोलेंगे तो नहीं ना? है, लेकिन जैसे ही जीव क्या करेगा? जीव का बंध इसके साथ हो जाएगा, इन पुद्गलों का। मतलब कि जीव इस घास को अगर ग्रहण कर रहा है, कोई गाय इसको खा रही है, कोई बकरी इसको खा रही है, तो उसके बाद क्या करेगी? सब अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार इसको दूध में कन्वर्ट करेगी। तो वैसे ही जीव जब कार्बन पुद्गलों को ग्रहण कर रहा है, तो शुरुआत में तो जब ये स्वतंत्र घूम रहे हैं तब इनमें कोई फल देने की शक्ति नहीं है। लेकिन जैसे ही जीव इन पुद्गलों को ग्रहण करता है, तो अपने अपने जो है परिणामों के अनुसार, जैसे जीव के परिणाम है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है? उनमें रस डालता है। तो वैसे ही जैसे कोई जानवर इस घास को ग्रहण करता है, तो वैसे ही अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार उसको दूध में कन्वर्ट कर रहा है। कोई जीव ग्रहण करके इसको दूध में कन्वर्ट कर रहा है तो उसका दूध पतला है, किसी का और गाढ़ा है, किसी का और गाढ़ा है।
तो वैसे ही जैसे ही जीव इन पुद्गलों को ग्रहण कर रहा है तो अपने अपने जो आत्मा के परिणाम है, शुभ अशुभ, तो उसके अकॉर्डिंग उनमें रस डालता है। ठीक है, क्लियर हुआ ये? क्या समझा हमने? क्लियर जी हुआ सर, सभी वो को? हाँ हो गया सर। बाकी सभी को हो गया सर। कोई यस एक्सप्लेन करेगा? कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा क्या मतलब हुआ इसका? सूखी घास और जो हमने एग्जांपल समझा है, इसको कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? कार्बन वर्गना के पुद्गल है जो स्वतंत्र रहते हैं, तब तक उनमें फल देने की शक्ति नहीं रहती आत्मा में। जब वो आत्मा के साथ चिपक जाते हैं तब कार्बन वर्गना के पुद्गल में फल देने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। और जैसे सूखी घास है वो ऐसे, तो उसमें कुछ रस नहीं है, लेकिन जैसे गाय खाती है फिर उसके बाद वो दूध के रूप में परिणित होती है तो उसमें फल देने की शक्ति हो जाती है, वैसे ऐसा कुछ। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। मतलब गाय खा रही तो उसको अपने कैपेसिटी के अनुसार उसको दूध में कन्वर्ट कर रही, बकरी खा रही तो बैल हम्म। खा रही है, तो मतलब सब अपने-अपने क्या है कि आत्मा के परिणाम के अनुसार शुभ-अशुभ जो भी आत्मा के परिणाम है, उसके अकॉर्डिंग जीव जैसे कार्बन वर्गना के पुद्गलों में शक्ति उत्पन्न कर रहा है, वैसे ही जैसे उसी प्रकार जैसे घास को खाकर हर एक जीव अपने-अपने शक्ति के अनुसार उसको दूध में कन्वर्ट कर रहा है। सभी के जो दूध की जो इंटेंसिटी है, डेंसिटी है, वो कम ज़्यादा है। हाँ, वैसे वो अलग ही अलग है। वैसे ही जीव के अध्यवसाय जो है, उन अध्यवसाय के अकॉर्डिंग ही उन कर्मों के जो है कार्बन वगैरह पुद्गल हैं, उनमें अनुभव कम ज़्यादा है। ठीक है? तो हम्म। इसको इस हम्म। एग्ज़ाम्पल के साथ रिलेट किया है। तो जैसे जीव के जी अध्यवसाय जी। होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उन पुद्गलों में फलों रस में। अनुभव आता है, उनमें रस आता है, उनमें अनुभव आता है। यस यस। ठीक है? यस। अब क्या बोल रहे हैं कि जो अध्यवसाय होते हैं, वो कितने प्रकार के हैं? व्यवसाय 4। ना, जैसे मान लीजिए आपको कोई पूछे कि अध्यवसाय कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले तो ये होता है कि अध्यवसाय कितने प्रकार के होते हैं? तो असंख्य असंख्य प्रकार। असंख्य प्रकार के, उनमें से 4 है। ठीक है? 4 भागों में विभाजित किया है। यूँ तो असंख्य प्रकार के अध्यवसाय होते हैं। ठीक है? हम्म। अनुभव कितने प्रकार के बोले हैं? तो असंख्य प्रकार के बोले। लेकिन चूंकि हम असंख्य प्रकार को जो है लेकिन इनको मेजोरिटी के हिसाब से क्या करा, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक स्थानक, द्विस्थानक। हम असंख्य प्रकार को तो हम समझा नहीं सकते, तो उन असंख्य प्रकार को हमने क्या किया, 4 पार्ट में डिवाइड किया। एक स्थानक, द्विस्थानक, त्रिस्थानक और चतुस्थानक। ठीक है? तो मतलब क्या करा कि जो असंख्य प्रकार था उनको हमने 4 रेंज में डाल दिया। यूँ और अगर हम देखें, ठीक है, मान लीजिए ये पूरी रेंज है व्यवसाय की। ठीक है? तो ये कितने प्रकार के हो गए? असंख्य प्रकार के। इसको हमने क्या करा, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहाँ से यहाँ तक उसको एक स्थानक बोल दिया, इसको द्वि बोल दिया, यहाँ से त्रि बोल दिया, यहाँ से चतुर बोल दिया। यहाँ पर एक स्थानक बोल दिया इसको, ये द्विस्थानक, ये त्रिस्थानक और ये चतुस्थानक। इस रेंज को हमने बोल दिया। तो ऐसे ही, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की रेंज एक स्थानक हो गई। फिर इससे बड़ी रेंज ये हो गई द्विस्थानक की, इससे बड़ी रेंज ये त्रिस्थानक की हो गई, और उससे बड़ी रेंज है चतुर्थानक की। तो ये आपसे पूछे कि एक स्थानक अनुभव कितने प्रकार का होता है, तो ये भी जो रेंज है ये भी कितनी है, असंख्य है। मतलब ये भी कितनी वेरायटी है इसकी, ये भी असंख्य प्रकार की है। ठीक, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की रेंज है, तो इस रेंज में भी अगर जीव के अध्यवसाय है, ये भी कितने असंख्य प्रकार की है रेंज। मान लीजिए ये 1 से 100 तक की रेंज है। ठीक, ये जो है ये 101 से लेकर 1000 तक की रेंज है। ये 1001 से लेकर 1 लाख तक की रेंज है, और ये 1 लाख 1 से लेकर 1 करोड़ तक की रेंज। ठीक, तो मतलब एक स्थानक अनुभव भी कितने प्रकार का, ये तो खैर संख्या तो राशि असंख्य। है।
ठीक है, लेकिन ये भी जो है, ये तो बहुत छोटी राशि हमने लिखी, लेकिन ये भी जो राशि है ये कितनी असंख्य प्रकार की है। वैसे ही द्विस्थानक भी कितना असंख्य प्रकार का है, त्रिस्थानक भी, चतुस्थानक भी। मतलब जीव क्या दशा आएगा इस रेंज में फॉलो करते हैं, ठीक है, तो वो क्या अनुभव कहलाएगा, एक स्थानक। मतलब इस रेंज में कहाँ पे भी जीव के अध्यवसाय हैं, मान लीजिए एक पे एक इंटेंसिटी वाले अध्यवसाय हैं या 100 वाले, अगर इस रेंज में आ रहे हैं तो वो जीव के अध्यवसाय कैसे कौन से कहलाएंगे, एक स्थानक वाले। वैसे 101 से लेके 1000 की रेंज वाले जो अध्यवसाय हैं जीव के, उस रेंज में अगर जीव के अध्यवसाय फेल करते हैं, ठीक है, तो वो द्विस्थानक वाली रेंज के कहलाएंगे। ऐसे इस रेंज में अगर जीव के अध्यवसाय कहाँ पर भी है, वो कौन सी रेंज, वो कौन से इंटेंसिटी वाले कहलाएंगे, त्रिस्थानक वाले। और इस रेंज में जीव के जैसे भी अध्यवसाय हैं वो कौन सी रेंज के कहलाएंगे, चतुस्थानक। तो हमको क्या ध्यान में रखना है कि ओवरऑल जीव के अध्यवसाय कितने प्रकार के होते हैं, तो असंख्य प्रकार के, लेकिन उनको असंख्य को वर्णित करना संभव नहीं है, तो इसलिए हमको क्या करा, 4 भागों में डिवाइड किया। जैसे हमने कर्मों के बारे में भी पढ़ा था ना, कि कर्म भी कितने प्रकार के, असंख्य प्रकार के होते हैं, लेकिन उनको भी हमने क्या करा, 8 जो है भागों में डिवाइड किया, अलग अलग उनकी परिणामों के अनुसार। तो वैसे ही इसको भी हमने क्या करा, इन अध्यवसायों को भी हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। 4 अलग-अलग जो है मेजॉरिटी के हिसाब से इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि एक-एक जो भी अध्यवसाय है वो भी कितने प्रकार का है, असंख्य प्रकार। ठीक है? क्लियर हुआ सभी को? हम्म, जी अब हमको सर। देखना है, हाँ जी, किसको डाउट है? नहीं नहीं सर, बराबर मैं ठीक, समझ गया सर। ठीक है। अब हमको ये समझना है कि हमने इसके पहले पढ़ा था शुभ प्रकृति और अशुभ प्रकृति। तो शुभ प्रकृति में अनुभव कैसा होता है और अशुभ में कैसा होता है। जब जीव कर्मों का बंध कर रहा है तो उसमें शुभ प्रकृति भी बांधता है और अशुभ भी बांधता है। ठीक है, तो शुभ प्रकृति में अनुभव किस तरह का होता है, उनकी इंटेंसिटी किस तरह की होती है, अशुभ में कैसी होती है। तो शुभ प्रकृतियों में अनुभव, आप पिछले जो चैप्टर है वो भी रिवाइज कर रहे हैं, नहीं पता चला कि आगे का या पढ़ते जा रहा है, पीछे का गायब होते जा रहा है, उनका भी रिवीजन चल तो रहा है ना आप लोगों का। हाँ सर। वो सभी को वो जो ग्रुप में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सब उन सभी को उनका आंसर देना ही है, तो हाँ उससे दिया आपका सर। क्या रिवीजन काफी अच्छे से होगा। जो अभी तक अगर सब आप दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और किसी कारण से अगर कोई नहीं दे पा रहे हैं तो उनको मतलब पढ़कर उनका आंसर देना ही है। ठीक है, तो आपको ध्यान में आएगा, नहीं तो फिर आप कैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, अगर आप उनको अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो फिर एग्जाम में आपको कैसे ध्यान आएगा कि किसका आंसर क्या है। उसको आप लोगों के रिवीजन के लिए ही वो क्वेश्चंस दिए गए। तो अब हम देखेंगे शुभ प्रकृतियां हैं उनमें अनुभव कैसे होता है, उनका अनुभव का स्वरूप किस टाइप का होता है। ठीक है, हम्म, अनुभव का स्वरूप, शुभ प्रकृति में अनुभव का स्वरूप, इसको कैसे रिलेट किया है, गन्ने के रस के द्वारा। हम्म, गन्ने के रस से इसको क्या क्या रिलेट किया है। मान इतना लीजिए भी- गिलास है उसमें गन्ने का रस भरा हुआ है, ठीक है, ये गन्ने का रस भरा हुआ है, तो ये क्या नेचुरली मीठा है। ये कितना, 1 लीटर गन्ने का रस है, 1 लीटर ये गन्ने का रस पूरा भरा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, नेचुरली मीठा है अभी। ये पूरा भरा हुआ है यहाँ तक। ठीक, अब इसके बाद क्या किया, इसको बॉईल किया, इसको बॉईल हम्म, किया, तो उसके बाद क्या हुआ, ये जो इसकी थी कैपेसिटी वो अब क्या रह गई, बॉईल करने के बाद ये आधा ही रह गया। हाँ कह दे। ठीक, ये आधा ही रह गया। इसके बाद और इसको बॉईल किया, उसके बाद ये कितना रह गया, 1 से यहाँ पर क्या रहा, ये 1.5 हो गया। यहाँ पर क्या है, ये और कम हो गया, 1/3। क्या कितना था, उसका 1/3 रह गया। एक उसके बाद तिहाई। और इसको बॉईल किया, ठीक, 1/4। तो ये जितना था उसका 1/4 ही रह गया। हम्म, ठीक, तो स्टार्टिंग में ये जो 1 लीटर का गन्ने का रस था तो ये नेचुरली मीठा था, उसके बाद इसको हमने बॉईल किया तो इसकी कैपेसिटी कितनी रह गई, शुरुआत के मुकाबले आधी रह गई, 1/2 रह गई। ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी आधी हो गई,
लेकिन जो इसका स्टार्टिंग में रस था, वो स्टार्टिंग में जितना इसका रस मीठा था, उससे अब इसका मिठास कितना हो गया? डबल हो गया, दुगुना हो गया। ठीक? मतलब कि यहाँ पर इसका जो गाढ़ापन था रस का, वो और इससे ज़्यादा हो गया। फिर इसको हमने बॉयल किया, तो अब ये क्या पहले के मुकाबले इसकी जो है स्टार्टिंग के मुकाबले ये कितना रह गया? केवल 1/3 रह गया, 1/3 ही रह गया। तो इसकी कैपेसिटी कम हो गई, लेकिन इसकी जो अनुभव था, इसका रस जो था, वो और क्या हो गया? पहले के मुकाबले 3 गुना हो गया। इसका रस और काफ़ी बढ़ गया। फिर इसको हमने बॉयल किया, तो इसकी जो मात्रा थी, वो पहले के मुकाबले केवल क्या रह गई? 1/4 रह गई। लेकिन इसका जो रस था, वो पहले के मुकाबले क्या हो गया? 4 गुना हो गया। तो वैसे ही जो शुभ प्रकृतियाँ हैं, तो उनमें क्या है कि जो रस होता है, उसमें एक स्थानक अनुभव नहीं होता है। स्वभाव से ही जो शुभ प्रकृतियाँ हैं, उनमें एक स्थानक अनुभव का बंध जीव कभी भी नहीं करेगा। उनमें हमेशा द्वि, त्रि, चतुस्थानक का ही अनुभव का ही जीव हमेशा बंद करता है। तो जैसे गन्ने का रस है, वो प्राकृतिक रूप से मीठा है, तो उसको अगर बॉयल किया हमने, तो उसकी जो उसका रस जो था, वो दुगुना हो गया, तो वो उस टाइप के अनुभव को हम बोलेंगे द्विस्थानक। मतलब शुभ प्रकृतियों में एक स्थानक अनुभव स्वभाव से होता ही नहीं। कोई भी अगर जीव प्रकृति शुभ प्रकृति बांधेगा, तो हमेशा वो द्विस्थानक अनुभव का ही बंद करेगा। द्वि या उससे ऊपर का ही बंद करेगा। एक स्थानक अनुभव का जीव हमें बंद करता ही नहीं है। जो भी शुभ प्रकृति है, उसमें जीव स्वभाव से ही, मतलब ये कह सकते हैं, रूल कह सकते हैं, या उसका नेचर ही है, शुभ प्रकृति का नेचर ही ऐसा है कि जब भी जीव कोई भी शुभ प्रकृति का बंद करेगा, तो उसमें अनुभव के साथ द्विस्थानक से ही उसका अनुभव का बंद होगा। उससे एक स्थानक वाला अनुभव का बंद कभी भी होगा ही नहीं। तो ये 1/2 हो गया। उसके बाद और उसमें रस उसका 3 गुना हो गया, तो यहाँ पर त्रिस्थानक अनुभव हो गया। और यहाँ पर इसका रस 4 गुना हो गया, तो ये हो गया चतुर्थानक। ठीक है? ये जो प्राकृतिक रूप से मिठास थी, उसको बॉयल करने के बाद इसकी मिठास यहाँ पर दुगुनी हो गई। तो ये अनुभव द्विस्थानक अनुभव के अकॉर्डिंग समझना चाहिए। फिर इसको हमने और बॉयल किया, तो यहाँ पर इसकी मिठास 3 गुना हो गई पहले के मुकाबले। तो ये त्रिस्थानक अनुभव के अपेक्षा से हम समझ सकते हैं। और यहाँ पर हमने बॉयल किया, यहाँ पर इसकी मिठास पहले के मुकाबले 4 गुना हो गई। तो ये अनुभव हम चतुस्थानक अनुभव समझ सकते हैं इसको। ठीक? क्लियर हुआ सभी को? जी सर। सर ये किसके अकॉर्डिंग एक मतलब स्थान शुभ हमें जैसे हमारे विचार शुभ-शुभ होते जाते हैं, इसको समझना कैसा? मतलब हेलो। जैसे जी का जैसा होते हैं ना, तो वैसे ही वो जो भी प्रकृति है उनमें उस टाइप से रस डालता है। मान लीजिए अभी आपके जैसे आप कहीं कोई हॉरर कोई भी मूवी देख रहे हैं मार-धाड़ वाली, तो उस समय हमारे क्या परिणाम संश्लिष्ट हो जाते हैं। तो उस समय क्या होता है कि हम कर्मों का बंध तो कर रहे हैं, ठीक है? हम 7 कर्मों का बंध हमेशा निरंतर करते ही रहते हैं। जी। 7 कर्मों का बंध जीव हमेशा निरंतर करता ही रहता है। उन 7 कर्मों में भी कुछ प्रकृतियाँ ऐसी हैं कि कुछ पुण्य प्रकृतियाँ हैं, कुछ पाप प्रकृतियाँ हैं। तो उन प्रकृतियों का जीव हमेशा बंद करता है, 8 हुँ, सातों कर्मों को मिला के, ठीक? हुँ, तो हुँ, उसमें उन सातों कर्मों में जीव अपने परिणामों के अनुसार रस डालता है। आप शुभ भी बाँध रहे हैं, अशुभ भी बाँध रहे हैं। अगर आपके परिणाम जी, खराब है, जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं मार-धाड़ वाले, उस समय क्या हमारे परिणाम एकदम खराब आते हैं। तो मार-धाड़ हुँ, चल रही है, तो हमारे परिणाम खराब आते हैं। तो उस समय क्या होता है कि हम जो अशुभ प्रकृति है, उनमें क्या रस ज़्यादा डालेंगे, ठीक? और जो शुभ जी, प्रकृति है, उनमें रस कम डालेंगे। जी, वैसे ही अगर आप मान लीजिए आप कहीं किसी धार्मिक स्थान पे गए, आप स्थानक गए, तो उस समय क्या हमारे हुँ, परिणाम बिल्कुल अच्छे होते हैं, निर्मल होते हैं। तो उस समय क्या हम शुभ प्रकृतियों में रस ज़्यादा डालेंगे और अशुभ प्रकृति में रस कम डालेंगे। तो जैसे जीव के परिणाम होते हैं, जैसे जीव के भाव होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो उन प्रकृतियों में रस डालता है। अगर जीव के परिणाम अच्छे हैं, तो वो शुभ प्रकृतियों में ज़्यादा रस डालेगा, अशुभ में कम डालेगा। और जीव के परिणाम अगर हुँ, खराब है, तो वो अशुभ में रस ज़्यादा डालेगा और शुभ में रस कम डालेगा। जी, यस सर। ठीक है? हाँ, क्लियर हुआ? ओके। ओह! जी क्लियर। जो जो भी है, जो भी अनुभव है, वो सब हमारे क्या है भावों के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी रस हम डालते हैं कर्मों में, जैसे हमने समझा ना कि कार्बन प्रगणा के पुद्गलों में फल देने की कोई शक्ति नहीं थी, लेकिन जैसे ही हम हमारी आत्मा के साथ उनका बंध हुआ, उनमें फल देने की शक्ति आ गई। तो ये अब हमारे ऊपर है कि हम उनमें कैसा रस डालें। उनको प्रकृतियाँ तो हम सभी बाँध रहे हैं, शुभ भी बाँध रहे हैं और अशुभ भी बाँध रहे हैं। लेकिन ये अब हमारे अध्यवसाय पे डिपेंड करता है, हमारे परिणामों का पर डिपेंड करता है कि हम शुभ प्रकृति में ज़्यादा रस डालें या अशुभ में ज़्यादा रस डालें। अगर हम गुस्सा करते हैं, कषाय करते हैं,
तो हम अशुभ प्रकृतियों में ज्यादा रस डालेंगे और शुभ में कम डालेंगे, और वही हमारे परिणाम अगर अच्छे हैं, ठीक है, तो उस समय हम क्या करेंगे, शुभ में रस ज्यादा डालेंगे और अशुभ में कम डालेंगे। तो ये सब जो भी है हमारे अध्यवसाय पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर हमने शुभ प्रकृतियों में अनुभव का स्वरूप समझा था। अब इसी का जस्ट जो अपोजिट है वो अशुभ प्रकृतियों में, अशुभ प्रकृतियों में अनुभव का स्वरूप। तो इसको किससे रिलेट किया अशुभ प्रकृतियों में? नीम तो का नीम के रस। नीम को ठीक, नीम का रस। नीम का रस जो है उस वो काफी कड़वा होता है। तो जो मान लीजिए एक गिलास में हमने नीम का रस भरा, तो जो स्टार्टिंग में जो स्वाभाविक रूप से जो नीम का रस था उसका जो टेस्ट था उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं एक स्थानक अनुभव। ठीक, जैसे हमने शुभ प्रकृतियों को के लिए जो रस था उसको गन्ने के रस से उसको कंपेयर किया था, वैसे अशुभ प्रकृतियों का जो अनुभव है उसको हम किससे कंपेयर करें, नीम के रस से। तो जो नेचुरल उसका कड़वास है नीम के रस का, तो उसको हम बोल सकते हैं एक स्थानक अनुभव। शुभ प्रकृतियों के लिए हमने क्या बोला था कि उनमें स्वाभाविक रूप से जीव एक स्थानक अनुभव को बंद नहीं करता, लेकिन अशुभ प्रकृतियों में यह संभव है कि जीव एक स्थानक अनुभव को बंद करे। ठीक, फिर उसके बाद इस नीम के रस को हमने बॉईल किया तो उसकी कैपेसिटी जो थी, मात्रा थी, वो पहले के मुकाबले कितनी रहेगी, आधी रहेगी, लेकिन उसका जो कड़वाहट था, कड़वाहट थी, वो पहले के मुकाबले क्या हो गई, 2 गुनी हो गई। तो उस अनुभव को हम बोलेंगे द्विस्थानक। फिर इस रिमेनिंग को हमने और बॉईल किया, उसकी कैपेसिटी जो थी वो पहले के मुकाबले 1/3 रह गई, लेकिन उसका जो कड़वाहट थी वो पहले के मुकाबले क्या हो गई, 3 गुना बढ़ गई। यहाँ पे मात्रा कम होती जा रही है, लेकिन उसकी जो कड़वाहट थी, कड़वापन था, वो क्या हुआ, बढ़ती जा रही। फिर उसको हमने बॉयल किया, उसकी मात्रा पहले के मुकाबले 1/4 रह गई, लेकिन उसकी कड़वाहट 4 गुना बढ़ गई। तो अब वो जो है उसका अनुभव किस टाइप का है, तो चतुस्थानक अनुभव। तो इसी तरह से जैसे जैसे हम इसको बॉयल कर रहे हैं, इसकी मात्रा कम होती जा रही है, तो वैसे उनकी कड़वाहट बढ़ती जा रही है। मात्रा कम हो रही है लेकिन उनकी कड़वाहट बढ़ती जा रही है। तो वैसे ही जीव के अध्यवसाय के अकॉर्डिंग उन प्रकृतियों में जीव क्या हो रहा है, रस का बंध उसी के अकॉर्डिंग कर रहा है। जैसे जैसे जीव के अध्यवसाय खराब होते जा रहे हैं, वो उन अशुभ प्रकृतियों में क्या कर रहा है, उतने ही कड़वे रूप मतलब संक्लिष्ट परिणामों का रस डाल रहा है। उसके परिणाम संक्लिष्ट हो रहे हैं, तो वो अनुभव भी कैसा कर रहा है, उनमें खराब रस डाल रहा है। जैसे जीव कर्मणा का नॉर्मल है तो एक स्थानक अनुभव को बंद कर रहा है, और जैसे जीव के परिणाम खराब होते जा रहे हैं, उन प्रकृतियों में जीव क्या कर रहा है, उतने ही बड़े मतलब उतने ही मेजर वाले अनुभव का बंद कर रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? जी हाँ सर। जी सर। ठीक है, अब हम समझते हैं कि हमने ये समझ तो लिया कि एक स्थानक, द्विस्थानक, त्रिस्थानक और चतुस्थानक। अब हमको समझना है कि इनका जो इफेक्ट है वो कैसा आता है। तो घातीय प्रकृतियां हैं। घाती कर्म कौन कौन से हैं, कोई बताएगा? ठीक है गति। ज्ञानावरण ज्ञानावरण, दर्शनावरण मोहिनी अंतराय, दर्शनावरणी मोहिनी अंतराय। बिल्कुल। और पुण्य प्रकृतियां कौन कौन सी है? वेदनीय आयुष नाम गोत्र। बराबर। पुण्य कर्म नहीं बोला मैंने, पुण्य प्रकृतियां पूछा था। तो वेदनी कर्म पुण्य अच्छा, प्रकृति होगी क्या? नहीं। वेदनी कर्म में अच्छा कौन कौन सी आ जाएगी? अच्छा पुण्य प्रकृतियां। हाँ, वेदनी कर्म में कौन कौन सी प्रकृतियां हैं? वेदनी में सात सातवें वेदनी, असात वेदनी, सात वेदनी और सात असात सात। वेदनी। सात वेदनी पुण्य। हाँ, तो इसमें जो सात वेदनी है वो है पुण्य और सात वेदनी है वो पाप है। तो अगर आपको कोई बोल दे कि वेदनी कर्म क्या पुण्य प्रकृति है, मतलब पुण्य कर्म है, तो आप क्या बोलेंगे? दोनों ही। हाँ, वो पुण्य भी है और पाप भी है। उसमें जो सात वेदनी है वो पुण्य प्रकृति है और असात वेदनी है वो पाप प्रकृति है। ठीक है, वो ध्यान रखना। क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना। आपको ध्यान आ जाए कि हाँ वेदनी का सात वेदनी तो पुण्य प्रकृति है, तो आप राइट कर दें। तो आपको उसमें ध्यान रखना, मतलब ऑप्शन दिया है कि पुण्य है, फिर 4 ऑप्शन दिए कि
अवेदनी कर्म पुण्य है पाप है, तो आप ये फर्स्ट ऑप्शन है कि कौन सी है, तो पुण्य भी है, सेकंड दे दिया आपको पाप भी है, थर्ड दे दिया दोनों, और डी दोनों ही नहीं, या इनमें से कोई नहीं। दोनों आएंगे ना सर, दोनों। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, दोनों ही है। एक प्रकृति इसकी पुण्य है, एक प्रकृति इसकी पाप है। पाप है। तो वैसे वैसे क्या, ये तो खैर इसमें दो ही थी तो इसलिए बोला, लेकिन बाकी जो भी जिनमें दोनों ऑप्शन पॉसिबल है, तो तीन बाकी जो बचे हुए तीन है उनमें भी क्या दोनों ऑप्शन पॉसिबल है। लेकिन हमको क्या है कि इसमें कंफ्यूज, मतलब इसमें एकदम ध्यान में ही आ जाता है कि हाँ सात वेदनी पुण्य प्रकृति है, तो उसको हम राइट कर देते हैं, लेकिन हमको हमारा माइंड क्लियर रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा है, उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक, आप क्या बोल रहे हैं कि जो घातिनी प्रकृतियां हैं उनमें चार प्रकार के जो अनुभव होते हैं, एक स्थानक द्विस्थानक, तो उनका अनुभव किस तरह का होता है? तो जो संक्लिष्ट। एक स्थानक अनुभव होता है घातिनी संक्लिष्ट। प्रकृति, वो कौन सा होता है? देशघाती ही होता है। कोई कुछ पूछ रहा है क्या? किसी को कुछ पूछना है कैसा? आवाज आ रही थी पीछे से। ठीक है। या है ना, ये जब ये जीव एक स्थानक द्वि स्थानक के शुभ अशुभ प्रकृतियों का बंध करता है, तो वो पहले एक स्थानक से ही द्विस्थानक में जाएगा ना? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ये जीव के परिणाम पे ही डिपेंड करता है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो इसमें ऐसा नहीं है कि जीव जैसे मान लीजिए एक स्थानक का किया फिर सेकंड द्वि का करेगा, त्रि का करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जीव के परिणाम के अकॉर्डिंग जो है वो उसका रस का बंद कर रहा है। ऐसा कभी भी नहीं होगा पहले स्थानक बांध लिया, फिर द्वि बांध लिया, फिर त्रि बांध लिया, फिर चतुर बांध लिया। मतलब अभी की बात कर रहे हैं अपन, कि जो अभी वर्तमान में हमारे जो अभी हम हैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट में इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो सबसे पहले हम क्या बात करें, घातिनी प्रकृतियों के चार प्रकार के अनुभव। तो एक स्थानक होता है, ठीक, तो जो भी घातिनी प्रकृतियां हैं उनमें जो चारों प्रकार के अनुभव है, तो जो एक स्थानक अनुभव का अगर जीव बंद करता है तो वो कौन से रूप में करेगा? वो देशघाती रूप में ही उसका बंद करता है। फिर जो द्विस्थानक अनुभव का अगर जीव बंद करता है तो उसमें देशघाती रूप में भी करता है और सर्वघाती रूप में भी करता है। लेकिन अगर जीव त्रिस्थानक और चतुस्थानक अनुभव का बंद कर रहा है तो वो सर्वघाती रूप में ही उनका बंद होगा। ठीक है, मतलब कि एक स्थानक अनुभव तो देशघाती का ही बंद हुआ। द्विस्थानक में दोनों संभावना पॉसिबल है कि देशघाती रूप में भी उसका बंद हो सकता है, सर्वघाती रूप में भी उसका बंद हो सकता है। लेकिन अगर जी त्रिस्थानक और चतुस्थानक का बंद कर रहा है, कौन सी प्रकृतियों में? घातिनी प्रकृतियों में, साथी। तो वो अनुभव कैसा होगा? सर्वघाती रस का ही उसमें बंद होगा। ठीक, अब जो क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा है क्या कि पहले जी एक स्थानक का बंद करता है, फिर द्वि का करता है, फिर त्रि का, चतुर का, तो ऐसा नहीं है। उसके अकॉर्डिंग ही वो जो है रस का बंद करता है। जैसे जैसे जीव के व्यवसाय होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही जीव जो है वो रस का बंद करता है। एक मिनट में वापस आपको क्लास। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। माफी चाहता हूँ सर, एक कॉल आ गया था। ठीक है, आ रही है आवाज? हाँ सर। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि जो भी घातिनी प्रकृतियां हैं उनमें जो चारों प्रकार के अनुभव हैं, ठीक, तो उसमें जो एक स्थानक अनुभव है वो हमेशा क्या होगा? देशघाती तेज गति ही है। बंद होगा। जो एक स्थानक अनुभव का बंद वो क्या होगा? देशघाती ही होगा।
द्विस्थानक अनुभव का अगर जीव बंद कर रहा है वो देशघाती भी हो सकता है, सर्वघाती भी हो सकता है। भी हो सकता है। लेकिन जो त्रिस्थानक और चतुस्थानक का बंद होगा वो हमेशा क्या होगा, वो सर्वघाती बता- होगा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम पहले अगर बंद करें तो एक स्थानक का बंद होगा, फिर द्वि का होगा, त्रि का होगा, चतुर्थ का होगा। जीव के व्यवसाय जैसे हैं उसके अकॉर्डिंग ही उसमें जो भी प्रकृति है उसमें रस डलता है। अगर जीव के परिणाम ज्यादा संक्लिष्ट है तो वो उनमें त्रिय चतुर्थ का करेगा। जैसे जीव के परिणाम शुद्ध होते जाते हैं वो उसमें इंटेंसिटी कम होती जाती है। तो अभी वर्तमान में क्या है कि हम जो है, तो अभी वर्तमान में जीव क्या कर रहा है, कोई भी अशुभ प्रकृति है उसमें त्रिस्थानक और चतुस्थानक का ही बंद करता है। भैया एक बार फिर से बोलिए, क्या अभी वर्तमान में 1 से 9 गुण स्थान के कुछ 1 से 8 या 9, 8 या फिर 9, मतलब पहले से लेके 8वें, ये आपके अभी है नहीं कोर्स में, लेकिन समझने के लिए आपको बता रहा हूं मैं कि पहले से लेके या शायद 8वां गुण स्थान है, 9वां। हाँ ठीक है, पहले से लेके 9वें गुण स्थान, 9वें गुण स्थान के कुछ भाग तक कर्मों के सर्वघाती, ये आपके इसमें नहीं है, एक समझने की दृष्टि से बता रहा हूं आपको मैं। कि जीव क्या करता है कि पहले गुण स्थान से लेकर 90 गुण स्थान के कुछ भाग तक कर्मों के क्या सर्वघाती अनुभव का ही बंद करता है। मतलब जो भी जीव कर्म बांधेगा, जो अशुभ प्रकृतियां हैं, तो उनमें क्या करेगा, जीव सर्वघाती अनुभव का ही बंद करता है। कब तक, पहले से पहले गुण स्थान से लेकर 90 गुण स्थान के कुछ भाग तक। जैसे जीव और ऊपर जाता है तब वो क्या करता है, उन प्रकृतियों में एक स्थानक अनुभव का बंद करता है। लेकिन अभी वर्तमान में अगर हम हैं, मान लीजिए हम 5वें गुण स्थान में भी श्रावक भी हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, कोई भी घातनी प्रकृति है उसके सर्वघाती अनुभव का ही हम क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ है? ये पॉइंट यहाँ पर है नहीं आपके लिए, लेकिन एक समझने की दृष्टि से आपको बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा ध्यान में आए कि एक स्थानक अनुभव का बंद कब हो रहा है, द्विका कब हो रहा है। जो भी अशुभ प्रकृतियां उनके लिए बात कर रहे हैं, ठीक, घातिनी प्रकृतियां उनके लिए बात कर रहे हैं कि उनमें एक स्थानक अनुभव का बंद कब होगा, द्विका कब होगा, त्रिका चतुर्का कब। तो अभी वर्तमान में जो भी हम घातिनी प्रकृतियां बांध रहे हैं, ठीक, तो उसमें हमेशा हम जो भी प्रकृतियां बांध रहे हैं उसमें हम सर्वघाती अनुभव का ही बंद हो रहा है। मतलब त्रि चतुर्थ तो हमने बोल दिया कि सर्वघाती का ही होता है, 9वें लेकिन गुण जैसे स्थान तक सर्वघाती नहीं होगा क्या सर? हाँ 90 गुण स्थान के कुछ भाग तक, मतलब कि अभी वर्तमान में हम त्रि और चतुर ही बांध रहे हैं। जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ रही है हमारी, ठीक है, मान लीजिए कोई जी श्रेणी चढ़ता है, आप लोगों में सभी को पता है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब चूंकि एक शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि जीव के जैसे व्यवसाय बढ़ते हैं ना, तो वो जीव क्या करता है, श्रेणी चढ़ता है। ठीक, गुण स्थान आप लोगों ने कभी सुना ही होगा, गुण स्थान है जीव स्थान जिसको बोलते हैं। तो जैसे जी। जीव अपने परिणाम के अनुसार जीव के भाव विशुद्ध होते हैं ना, तो वो श्रेणी चढ़ता है। तो श्रेणी में जब जी नवगुण स्थान है उसके कुछ भाग तक क्या करता है, इन प्रकृतियों के सर्वघाती अनुभव का ही बंद करता है। मतलब यहाँ पे त्रि और चतुर्थ का तो हम बंद कर ही रहे हैं, फिर जैसे श्रेणी चढ़े तो उसमें द्विस्थानक अनुभव का बंद होने लगता है। तो द्विस्थानक में भी किसका करता है, सर्वघाती का। लेकिन फिर जी का जैसा और शुभ होते हैं तब द्विस्थानक में देशघाती का करता है। और फिर ऊपर और जाता है तो जीव एक स्थानक अनुभव का ही बंद करता है। तो हम आगे यहाँ देखेंगे कि ये टोटल 17 प्रकृतियां बताई है, जिनमें क्या एक स्थानक भैया अनुभव ये थोड़ा सा आप लिखाएंगे भैया, ये वाला पॉइंट ये आपके वैसे है नहीं है कोर्स नहीं, में। लेकिन बस जानकारी के लिए भैया, पोस्ट में नहीं है। आप बोले ना जैसा कि पोस्ट में नहीं है, बस जानकारी के लिए। अच्छा आप ये लिख लीजिए कि पहले गुण स्थान से 90 गुण स्थान के कुछ भाग तक, कर्मों या तो के सर्वघाती अनुभाव का ही बंद करता है जीव। जी बरोबर। और वर्तमान में जो भी घातिनी प्रकृतियां बांध रहे हैं वो सर्वघातिनी ही बांधेंगे, है ना? हाँ उनका बंद, हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, केवल बंद की बात कर रहे हैं कि जो भी हम बंद कर रहे हैं वो सर्वघाती अनुभव का ही बंद हो रहा है। लेकिन जब उनका उदय आएगा वो देशघाती रूप में भी हो सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बंद जो है, हम अभी यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, बांधने की बात कर रहे हैं। हमारे जब उन कर्मों का बंद कर रहे हैं तब हम उस पर रस कैसा डालेंगे, तो क्या बोल रहे हैं कि सर्वघाती रस ही हम उनमें डालेंगे। लेकिन जब वो फल प्रकट करेंगे तब हो सकता है वो जरूरी नहीं कि वो सर्वघाती का ही फल प्रकट हो, वो देशघाती रूप में भी फल प्रकट हो सकता है। तो अभी हम क्या केवल बात कर रहे हैं बांधने की अपेक्षा से, ये क्लियर होना चाहिए माइंड में कि हम यहाँ पर बात हम्म। करें बंद की अपेक्षा से।
मतलब हम जब भी कोई भी कर्म बांध रहे हैं, घातिनी प्रकृतियां बांध रहे हैं, तो उसमें रस किस टाइप का डाल रहे हैं, तो उसका अनुभव का बंध कैसा हो रहा है, सर्वघाती का। लेकिन जब वो अपना फल प्रकट करे तो वो जरूरी नहीं कि वो सर्वघाती रूप में अपना फल प्रकट करे, वो देशघाती रूप में भी अपना फल प्रकट कर सकती है। प्रकट कर यहाँ पर सकता है। केवल अगर बात ये उधर में आ गई तो ये जीव के अध्यवसाय पर ही निर्भर करता है कि वो कैसे उसको करेगा। आगे जाके हाँ वो मतलब चेंज कर सकता है उसको। हाँ चेंज कर सकता है, बिल्कुल सही। तो वो व्यवसाय पे ही डिपेंड करता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी की हमने मान लीजिए कोई कर्म बांधा तो उसका फल ज्यादा मिलना था, मतलब उसका जो है इफेक्ट ज्यादा मिलना था, लेकिन हुँ, हमारे व्यवसाय के अकॉर्डिंग उसका फल बहुत ही कम आ गया। मतलब किसी जीव को हाँ, अगर अर्थात को कर्म बांधा तो उसको बहुत ज्यादा अर्थात वेदनी कर्म का उदय आना था, लेकिन बांधा तो बहुत ज्यादा, लेकिन जो जब उसका इफेक्ट आया तब बहुत का सूक्ष्म रूप में इफेक्ट आया। तो तो वैसे ही जीव बांधता तो सर्वघाती में है, सर्वघाती रस डालता है, लेकिन उसका इफेक्ट उसको देशघाती में भी हो सकता है। तो भैया ये शुभ प्रकृतियों में भी ऐसे होता है, ये तो अशुभ प्रकृतियों का चल रहा है अभी। तो शुभ प्रकृतियों नहीं, के साथ भी ऐसे ही होता है, अगर उसने द्विस्थानक, चतुस्थानक का बाँधा है, तो फिर क्या हम्म, वो उसके रस को कम करके भोगेगा? इसमें देखिए दोनों चीज पॉसिबल रहती है। पहले तो हमने घातिनी प्रकृति बोल दिया कि उसमें देशघाती सर्वघाती तो केवल घातिनी प्रकृतियों के लिए आएगा, ये तो क्लियर हो गया ना। अब हाँ, हाँ, हाँ। द्विस्थानक, अब मान लीजिए कोई पुण्य प्रकृति है, शुभ प्रकृति है, तो उसमें क्या करेगा जीव, स्वभाव से ही उसमें एक स्थानक अनुभव को बंद नहीं करेगा, उसमें द्वि त्रिय चतुर का ही बंद करेगा। हाँ, ठीक। लेकिन जीव के दशा के अकॉर्डिंग ही उनमें उनमें भी जो फल है वो कम ज्यादा हो सकता है। जीव का अगर अध्यवसाय शुभ है तो उसमें जब जब वो कर्म बांधा था तो उसमें बांधते समय उसने द्विस्थानक का बंध किया था, लेकिन जब उसका फल प्रकट हुआ और जीव का अध्यवसाय अच्छे रहे तो वो उसमें अच्छा रस भी प्रकट कर सकता है। और वैसे ही जीव ने चतुर बांधा था लेकिन उसका अध्यवसाय अशुभ, मतलब उसके संक्लिष्ट रस कम भी डाल सकता है। सब जो भी खेल है जीव के अध्यवसाय पे ही डिपेंड करता है। तो भैया जैसे बोलते हैं ना, अगर बाँध लिया है तो उतना तो हमको भोगना ही पड़ता है, वो तो हम कुछ करते हैं तो वो फिर कम हो जाता है। लेकिन ऐसे पुण्य देखिए हाँ, प्रकृतियाँ, शुभ प्रकृतियाँ, इनमें भी यही बात होती है कि अगर हमने कुछ अच्छा किया है, तो उसका रस हमको कम मिलेगा। देखिए उसमें क्या होता है, कर्म जैसे अब क्या थोड़ा सा विषयांतर हो जाएगा। कोई से भी कर्म होते हैं तो वो कर्म दो प्रकार के होते हैं उनके रिजल्ट के अकॉर्डिंग। एक होते हैं निकाचित और एक होते हैं अनिकाचित। ठीक। तो हाँ, निकाचित का मतलब कि जैसे बने वैसे ही उनको भोगना पड़ता है, उसमें कोई भी हम हाँ, कह सकते हैं कि कोई भी रस कम ज्यादा कर नहीं सकते। लेकिन जो अनिकाचित होते हैं तो उसमें हम रस कम ज्यादा कर सकते हैं, उसका जो इफेक्ट आता है वो कम ज्यादा हो सकता है। तो जो अनिकाचित कर्म है तो उनको तो, सॉरी, जो निकाचित है उनको तो वैसे ही भोगना है, उसका रस हम कम ज्यादा हाँ, नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन जो नहीं कर सकते। अनिकाचित होते हैं उसका रस कम ज्यादा हो सकता है। तो वैसे ही जो ये प्रकृतियों में हमने रस डाला है तो उसका हम रस कम भी कर सकते हैं जब उसका रिजल्ट आए, या रस बढ़ा भी सकते हैं। तो दोनों संभावना दोनों प्रकृतियों में, शुभ में भी पॉसिबल है, अशुभ में भी पॉसिबल है। अच्छा, ये दोनों मतलब इस पे डिपेंड करता है कि हमने कैसे बाँधा है निकाचित, कि वो कैसे, तो फिर उसके हाँ, अकॉर्डिंग ये जाएगा। निकाचित और निकाचित कैसे बांधे, और उसमें भी फिर जब हमारे जो उसका हमारे परिणामों के अकॉर्डिंग ही उसमें कम ज्यादा रस हो सकता है। जब उसका रिजल्ट आता है, जब उसका उदय आता है, तो जैसे जी के परिणाम होते हैं वैसे उसमें रस कम ज्यादा हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, ये तो थोड़ा-सा क्या विषयांतर हो गया आपको। इसको अब अभी आप डीप में ना जाएँ, बस एक समझने की दृष्टि से हमने समझा ये कि जीव वर्तमान में क्या घातिनी प्रकृति में त्रिस्थानक, मतलब जो भी रस का बंद हो रहा है, वो सर्वघाती का रस का ही बंद हो रहा है। लेकिन जीव जब श्रेणी चढ़ता है तब उसमें एक उसके देशघाती का भी बंद हो सकता है उस समय। जीव जब मतलब यानी वो 90वें गुण स्थान का जो बोला आपने, वो बीतने के बाद वो द्विस्थानक का ही बंद करता है, एक स्थानक और द्विस्थानक का। हाँ, मतलब 90 के सेकंड, मतलब कुछ पार्ट तक द्विस्थानक का भी बंद होता है, लेकिन वो भी द्विस्थानक का भी बंद जो हो रहा है वो सर्वघाती रूप में ही हो रहा है। हमने यहाँ बोला ना कि द्विस्थानक दोनों हाँ, होता है, हाँ, देशघाती भी होता है, सर्वघाती। तो इसके कुछ पार्ट हाँ, तक द्विस्थानक, मतलब जैसे जैसे ऊपर तक चढ़ता जा रहा है तो ऊपर गया, मतलब 8वें तक तो त्रि और चतुर का होता है, 8वें कुछ भाग से द्विस्थानक का चालू हो जाता है। तो द्विस्थानक में भी सर्वघाती का बंद हो रहा है। फिर जैसे 90 गुण स्थान में गया, उसका कुछ टाइम बीता तो उसके बाद द्विस्थानक के देशघाती रूप का बंद होने लग गया। फिर जीव और विशुद्धि में गया 90 के, तो अब क्या करेगा वो, जो हाँ, फिर प्रकृतियां उस उनमें एक स्थानक का बंद करेगा, तो वो क्या है, देशघाती रूप में ही बंद होगा। ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा है, मतलब जिसको समझ में आया अच्छी बात है, जिसको नहीं आया वो लोड मत लीजिएगा कोई भी। ठीक है, ये आगे का विषय है, लेकिन एक शॉर्ट में समझाने के लिए आपको बताया कि कैसे ये चीज हो रही है। भैया एक बार ये श्रेणी वाली बात बोल दीजिए ना।
मतलब क्या है कि जीव जिसे श्रेणी चढ़ता है ना, तो उसमें श्रेणी चढ़ रहा है, मतलब 90 गुण स्थान में जीव कब जाएगा? जब जीव श्रेणी चढ़ेगा तभी 90 गुण स्थान में जाएगा। हाँ 7वें के ऊपर जब भी जीव जाएगा तब श्रेणी चढ़ के ही जाएगा। तो श्रेणी में हाँ जीव जा रहा है, तो उसमें 90 गुण स्थान में जीव गया, तो 90 गुण स्थान के कुछ पार्ट तक, ठीक, वहां तक जीव क्या करेगा कि जो घातिनी प्रकृतियां हैं उनमें सर्वघाती अनुभव का ही बंद करेगा। उसके हम्म। बाद 90 गुण स्थान का एक टाइम बीता, उसके कुछ टाइम के बाद जो घातिनी प्रकृतियां हैं उसमें देशघाती अनुभव का ही बंद होगा। मतलब फिर सब घाती नहीं रहेगा उसके अंदर, एक हाँ, उसका स्थानक या द्विस्थानक ही रहेगा, है ना? हाँ, मतलब उसमें देशघाती अनुभव का ही बंद करेगा। कर्मों का बंद तो रुक ही नहीं रहा जीव का, ठीक है? हाँ, वो नहीं तो रुकेगा क्योंकि 13वें गुण स्थान तक तो है ही है उसका। हाँ, 10वें गुण स्थान तक योग है तो वहां तक उसमें कषाय मतलब रस ज्यादा होता है। उसके बाद 11वें और 11वें से लेकर 13वां में केवल 7 वेदनी कर्म का फिर बंद होता है। 7 वेदनीय का ही रहता है। जी, तो उसमें तो भी अगर दूसरे द्विस्थानक अनुभाव का वो बंद करेगा तो वो देशघाती ही करेगा, सर्वघाती नहीं करेगा वो। नहीं, वो तो 7 वेदनी तो घातिनी प्रकृति है ही नहीं ना, वो तो अघातिनी नहीं प्रकृति नहीं है। नहीं भैया, ये नहीं क्वेश्चन पूछे। वो जो सैनिक चढ़ गया 10वें 11वें गुण स्थान में भी आया है और उसने द्विस्थानक अनुभाव का भी बंद किया है, तो वो देशघाती करेगा, सर्वघाती नहीं करेगा, है ना भैया? 90 के बाद तो वो देशघाती ही करेगा। उसके बाद जब 10वें में आएगा तब मतलब उससे और ऊपर जाएगा, तब वो एक स्थानक का ही बंद करेगा और वो देशघाती ही होगा। एक स्थानक तो प्योरली देशघाती अच्छा। होगा और 90 के कुछ हाँ भाग हाँ मतलब हाँ, 90 के टाइम भी था उसके बाद द्विस्थानक ही करेगा, तो वो भी देशघाती होगा। देशघाती ही होगा। हाँ भैया। ठीक है। हाँ अब भैया, क्या बोल रहे हैं धन्यवाद भैया। कि हमने एक स्थानक अनुभव के लिए बोल रहे हैं कि एक स्थानक अनुभव हमने बोल दिया कि देशघाती होता है। तो कौन सी ऐसी प्रकृतियां, घातिनी प्रकृतियां जिनमें एक स्थानक अनुभव पॉसिबल है? तो बताना है कि टोटल 17 प्रकृतियां हैं जिनमें एक स्थानक अनुभव का बन पॉसिबल है। ये तो क्लियर हो गया सभी को, एक स्थानक अनुभव जी देशघाती होता है, जी हो द्विस्थानक गया। सर्वदेश हाँ दोनों भैया। हो जी सकता है, त्रिस्थानक जी सर्वघाती होता है। जी सर। ठीक, बाकी जी सभी को हो गया क्लियर? जी 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 सर। ठीक है। तो आनंद भी आज लेट ज्वाइन किया क्या आप? आज थोड़ा लेट हो गया था। जी। तो ये समझ में आ रहा है आप लोग क्या चल रहा है आपको, हाँ क्या हाँ बिल्कुल, अच्छी से समझ में। हाँ नहीं हुई क्योंकि आपका लेट ज्वाइन हुआ है तो इसीलिए। हाँ नहीं, वैसे पढ़ लिया था मैंने, कल एक बार ठीक अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक ठीक सर। अब क्या बोल रहे हैं कि हमने बोला कि एक स्थानक अनुभव भी पॉसिबल है घातिनी प्रकृतियों में, तो कौन सी ऐसी प्रकृतियां हैं जिनमें एक स्थानक अनुभव पॉसिबल है? तो टोटल 17 प्रकृतियां हैं ज्ञानावरणी एक दर्शनावरणी स्थानक अनुभव में। तो टोटल 17 प्रकृतियां हैं जिनमें क्या है एक स्थानक अनुभव पॉसिबल है। कौन कौन सी है? तो सबसे पहले है ज्ञानावरणी कर्म। ज्ञानावरणी का 4 ज्ञानावरणी की 4 केवल ज्ञानावरणी है। हमने एक स्थानक अनुभव के लिए बात की तो हम ज्ञानावरणी को ही क्यों ले रहे हैं स्टार्टिंग में? हम दूसरी भी ले सकते थे। कर्म मतलब ज्ञानावरणी होता है ना, अशुभ प्रकृति में। हाँ, क्योंकि एक स्थानक अनुभव किस में होगा? अशुभ प्रकृति। हाँ, अशुभ प्रकृतियों में ही एक स्थानक अनुभव का बंद हो सकता है। तो एक अशुभ प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले ज्ञानावरणी कर्म की है, वो अशुभ प्रकृतियां में आ जाएगी। तो ज्ञानावरणी कर्म में कौन कौन सी आ गई हमारी? जिसमें सर्वघाती अनुभव का बंद नहीं होता, जो सर्वघाती नहीं है, उसके अलावा जो बची हुई चारों हैं उसमें एक स्थानक अनुभव पॉसिबल है। तो कौन कौन सी प्रकृतियां आ जाएगी इसमें? अभिनिबोधिनी ज्ञानावरणी शोध हाँ, अभिनिबोधि ज्ञानावरणी, स्थिति ज्ञानावरणी और मन पर ज्ञान। अभिनिबोधिक ज्ञानावरणीय, शुद्ध ज्ञानावरणीय, अवधि ज्ञानावरणीय, मना पर्यावरण। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा कर्म आएगा? दर्शन। दर्शनावरणी। इसके लिए मैं पूछूंगा, वही प्लीज जवाब दीजिएगा। अनंत भी आप बताएंगे दर्शनावरणी कर्म की कौन सी प्रकृति आएगी इसमें जिनमें एक स्थानक अनुभव पॉसिबल है? हमको इसमें जो इसमें सर्वघाती प्रकृति चक्षु है ना, दर्शनावरणी, हाँ चक्षु दर्शनावरणी और अवधि दर्शनावरणी 3 आएगी इसमें। बिल्कुल, चक्षु, अचक्षु और ठीक। अवधि दर्शनावरणी 3 आएगी। हम तो हमने इनमें जो बाकी प्रकृति को क्यों छोड़ा?
निंद्रा पंचक और केवल दक्षिणावर्णी को क्यों छोड़ा हमने? वो सर्वघातिनी होती है, वो इसमें अशुभ प्रकृति में आएगी। ये भी तो अशुभ ही है, ये भी तो अशुभ है। वो शुभ प्रकृति है। नहीं, भैया लेकिन वो इनमें सर्वघाती दोनों प्रकृति है में ना, शुभ अशुभ दोनों भाव है। वो सर्वघातिनी प्रकृति है ना। वो प्योरली सर्वघाती। किसने भी बोला भी कि वो शुभ प्रकृति है? किसने बोला ये? जी मैंने बोला था। जी हाँ, वो याद शुभ कैसे बोलेंगे उनको हम? वो तो सर्वघात वो सर्वघातिनी हो गई ना था। देखिए सर्वघात जो भी हाँ, ये जो भी प्रकृतियां हैं, केवल दक्षिणावर्णी, केवल ज्ञानावर्णी, ये क्या है? केवल दर्शन को प्रकट होने से रोक रही है, केवल ज्ञान को प्रकट होने से रोक रही है, तो ये तो अशुभी हुई ना। ठीक, जी और ये जी क्या कर रही है हमारे केवल, जो केवल ज्ञानावर्णी की बात करें हम, तो केवल ज्ञानावर्णी है, केवल ज्ञानावर्णी कर्म है। ये क्या कर रही है? हमारे केवल ज्ञान को प्रकट होने से रोक रही है। हमको केवल ज्ञान अभी क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि ये क्या, केवल ज्ञानावर्णी कर्म का हमारा उदय चल रहा है, तो इसलिए क्या कर रही है? केवल ज्ञान को प्रकट होने से हमको रोक रही है। वैसे ही केवल दक्षिणावर्णी कर्म क्या कर रहा है? हमको केवल दर्शन प्रकट होने से रोक रहा है। रोक रहा है। ठीक है, तो ये तो क्या प्रकृतियां खराब है? मतलब हमको ये चीज हमको माइंड में हमेशा ध्यान रखना है कि केवल ज्ञान अलग है और केवल ज्ञानावर्णी कर्म अलग है। दोनों चीजों में फर्क है। हम क्या दोनों चीजों को सिमिलर ले लेते हैं, तो दोनों में फर्क है। केवल ज्ञानावर्णी कर्म क्या कर रहा है? केवल ज्ञान को प्रकट होने से रोक रहा है। मतलब उस ज्ञान के ऊपर ये आवरण है। जो केवल ज्ञानावर्णी कर्म है, ये क्या कर रहा है? केवल ज्ञान को प्रकट होने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। ठीक, वैसे ही केवल दक्षिणावर्णी कर्म क्या कर रहा है? केवल दर्शन को प्रकट होने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो ये आधा क्या है? अशुभ प्रकृति है। और कौन सी प्रकृति है? सर्वघातिनी। तो इसमें भी जो सर्वघातिनी प्रकृतियां दक्षिणावर्णी कर्म है, निंद्रा पंचक और केवल दक्षिणावर्णी, उसको छोड़ के जो बची हुई 3 प्रकृतियां हैं, उनमें एक स्थानक अनुभव पॉसिबल है। क्लियर हुआ सभी को? हाँ भैया अब अब नेक्स्ट कौन सा कर्म आएगा? मोनी मोहनी। मोहनी में कौन सी आएगी? मैं पूछता हूँ, वही बताएंगे प्लीज। डॉक्टर शिल्पा जी। जी, मोहनीय में दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। बिल्कुल। हाँ, अब दक्षिण मोहनी में कौन सी आती है? दर्शन मोहनीय की सम्यक मोहनीय आएगी देशघातिनी में, और सम्यक मिथ्यात्व मोह वेदनीय, ये दोनों आ सकती है। ठीक, अब इसमें हमको ध्यान रखना है कि इसमें केवल हमको दक्षिण मोहनी में हमको तो हाँ, उसका दक्षिण मोहनी का चारित्र मोहनी में क्या कौन सी बोली आपने? चारित्र मोहनीय में तो 25 आएंगे। सोया कषाय, अनंतावनुबंधी, क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यान वर्णीय क्रोधमान माया लोभ, और संज्वलन क्रोधमान माया लोभ। उनमें से 9 प्रकृतियां आएगी, वो सर्वघातिनी में आएगी, और जो संज्वलन की है वो देशघातिनी में आएगी। बिल्कुल। देखिए इसमें हमको मोहनी में केवल ये ध्यान रखना है कि मोहनी में संजुलन चौक, जैसा आपने बोला संजुलन चतुष्क, वो तो बरोबर है, वो देशघातिनी है। तो संजुलन चतुष्क और पुरुष वेद, पुरुष वेद। इसमें केवल हमको यही ध्यान रखना है। इसमें केवल 5 प्रकृतियां ही जो है जिनमें एक स्थानक अनुभव पॉसिबल है। यूं तो खैर हमने जब पढ़ा था सर्वघातिनी देशघातिनी, उसमें तो काफी सारी अलग अलग थी, कि देशघातिनी में भी काफी प्रकृति थी और सर्वघातिनी में। लेकिन इसमें हमको थोड़ा ध्यान रखना है कि संतुलन चौक तो हमको ध्यान है कि वो हमेशा देशघातिनी ही होती है। देश और सर दोनों पॉसिबल है इसमें, ठीक है। लेकिन इसमें बाकी के अलावा पुरुष वेद ही हमको लेना है। क्यों? क्योंकि जो बाकी प्रकृतियां ना, उनका बंध पहले ही रुक जाता है। ये प्रकृतियां ऊपर तक इनका बंध चलता रहता है, इसलिए हमने इनको लिया। ज्ञानावर्णी की 4, दक्षिणावर्णी की, मतलब ज्ञानावर्णी की 5 का बंध ऊपर तक चलता है, दक्षिणावर्णी की जो है 4 का बंध तो ऊपर तक चलता ही है। लेकिन उनमें भी हमने ज्ञानावर्णी में 4 को ही लिया 5 में से। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान सर्वघातिनी प्रकृति है, तो इसलिए उसको हमने ड्रॉप किया। वैसे इसमें केवल दक्षिणावर्णी को हमने ड्रॉप किया। ठीक, और चक्षु जो निंद्रा पंचक थी, उन प्रकृति को भी हमने यहाँ पे ड्रॉप किया, क्योंकि वो भी क्या है कि उनका विच्छेद, मतलब वो आगे ऊपर तक नहीं बनती है। लेकिन मोहनी कर्म में भी वैसा ही है कि जो संजुलन चतुष्क है वो ऊपर तक उसका बंद होता है और पुरुष वेद का होता है। बाकी में तो हमने समझा था कि कोई देशघातिनी है, कोई सर्वघातिनी है, तो इसलिए हम सबको नहीं लिया यहाँ पर। क्यों? क्योंकि वो पहले ही स्टॉप हो जाती है।
तो इसलिए मौनी में हमको ध्यान रखना है तो कि पहले जो संतुलन चतुष्ट, बंद हो जाता है क्या? हाँ सर, पहले ही बंद हो जाता है क्या बंद करना? मतलब कि जो हम जैसे मौनी में बात करें तो सब मिथ्यात्व वेदनी की बात की हमने। मिथ्यात्व वेदनी जो है वो पहले गुण स्थान में उसका बंद होता है, ठीक। फिर सम्यक मिथ्यात्व उसका तीसरे में बंद, मतलब उसका तो खैर बंद होता ही नहीं, केवल मिथ्यात्व वेदनी का ही बंद होता है, ठीक। और सम्यक मिथ्यात्व का भी बंद नहीं होता है। फिर उसके बाद हम बात करें कि अनंतानुबंधी या प्रत्याख्यान, उसकी जो बात हो रही थी, तो वो क्या है कि जैसे जिस गुण स्थान तक हमने बात की थी ना, वहीं तक उसका बंद हो रहा है, ठीक। तो जब जीव ये जो बात हो रहा है ना, एक स्थानक अनुभव, हमने क्या देखा था अभी, पढ़ा था ना कि 17 प्रकृतियों में एक स्थानक का अनुभव का बंद होता है। तो ये स्थानक का अनुभव कब बंद हो रहा है? जब जीव श्रेणी चढ़ रहा है, जब जीव ऊपर के गुण स्थान में 90 गुण स्थान में जा रहा है जीव, तब हाँ, इसका बंद हो रहा है, ठीक है। तो उस गुण स्थान में जो मोहिनी कर्म की केवल ये 5 प्रकृतियां हैं, उन्हीं का बंद होता है। बाकी जो प्रकृतियां हैं उनका बंद वहां तक पहुंचते पहुंचते जीव स्टॉप कर देता है। तो मोहिनी कर्म में केवल जो 5 प्रकृतियां, संजुलन, चतुष्क और पुरुष वेद, यही प्रकृतियां ऐसी है जिसमें एक स्थानक अनुभव पॉसिबल है। क्लियर हुआ? हाँ सर। ठीक है। इसमें तो हमको ध्यान रखना है कि जो केवल जो घातिनी, सर्वघातिनी प्रकृति है, ज्ञानावणी, दशनावणी, उसको हमको ड्रॉप करना है इनके लिए। लेकिन मौनी में हमको ये 5 प्रकृतियां ध्यान में रखनी। कौन सी? संजुलन, चतुष्क और पुरुष वेद। इसको हमको ध्यान रखना है कि इसमें क्या है, दे एक स्थानक अनुभव का बन पॉसिबल है। बस इन दोनों में तो हमको क्लियर ध्यान में आ ही जाएगा कि जो सर्वघातिनी प्रकृति उसको छोड़ना है हमको। ज्ञानावर्णी की एक प्रकृति जो केवल ज्ञानावर्णी, उसको छोड़ना है। और दक्षिणावर्णी में जो निद्रा पंचक है वो केवल दक्षिणावर्णी, उसको छोड़ना है, ठीक। लेकिन मौनी में हमको स्पेशल ध्यान रखना है कि जो निंदा संतुलन चतुष्क तो है मौनी का है वो- ना? हाँ जी। निंदा पंचक मौनी कर्म का है ना? निद्रा पंचक मौनी का है क्या? आप खुद बताएं। नहीं, वैष्णव कर दिया। मौनी आएगा ना दर्शनावरणी, कसाय और चारित्र्य। नहीं, चारित्र्य मौनी है, दर्शन मौनी है। हाँ, तो आपने निद्रा पंचक को क्या किसमें बताया आपने? दर्शन मौन चारित्र्य मौनी में होगा। ये मौनी कर्म में, किसमें? इसमें खाली केवल चक्षु दर्शन है, चक्षु और केवल दर्शन रुकेगा। हाँ, केवल दर्शन तो रुक गया इसमें। और निद्रा पंचक को आपने मौनी में कैसे बताया सर? वो मौनी है ना, चारित्र्य मौनी है, दर्शन मौनी है ना। नहीं, उधर तो निद्रा पंचक जो आप बोल रहे हैं ना, तो निद्रा पंचक कैसा आएगा मौनी कर्म का? दक्षिणावर्णी कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं ये बताएं आप सर। हाँ, दक्षिणावर्णी, हाँ सही है, सही है। ठीक है। नौ आप प्रकृति ध्यान है। कंफ्यूज मत होइए भैया आप, है ना? ठीक। भैया एक क्वेश्चन भैया। जी। भैया ये मौन्य का जो संचलन के 4 और पुरुष वेद हाँ, हमने लिया है, तो ऊपर तक यानी 9वें गुण स्थान के कुछ भाग तक तो आपने बताया जैसे सर्वघाती का ही अनुभव बंद करेगा, यानी उससे ऊपर जीव जाएगा तभी सिर्फ यही प्रकृतियों का बंद करता है भैया। ये थोड़ा सा, हाँ मतलब यही बता रहा हूँ कि जो 17 प्रकृतियां ना, उन्हीं का बंद होता है। तो इसीलिए इनमें एक स्थान का अनुभव पॉसिबल है। जो घातिनी प्रकृतियां है ना, मतलब उसमें हाँ, अच्छी प्रकृति भी बनता है और खराब भी बनता है। तो हमने क्या बोला कि जो शुभ प्रकृति है उनमें एक स्थानक अनुभव का बंद होगा ही नहीं, ठीक है। नहीं होगा। लेकिन जो खराब प्रकृतियां, जो घातिनी प्रकृतियां हैं, उसमें एक स्थानक अनुभव पॉसिबल है। तो कौन सी प्रकृतियां हैं ऐसी? तो ये 17 प्रकृतियां हम बताएंगे। तो ये ज्ञानावर्णी की हाँ 4 हो गई, दक्षिणावर्णी की 3 हो गई, मौनी हाँ की हो भैया, गई आपको 5, ठीक क्योंकि है। उत्तर में ऊपर का बोला यानी भैया उस गुण स्थान से ऊपर जाएगा तभी इनका ही होगा, उसके अलावा नहीं बिल्कुल होगा। बिल्कुल, क्योंकि हमने बाकी जो मौनी में, हास्य रति और वो जो है स्त्रीवेद नपुंसक, वो उन सबका किसी का भी नहीं करेगा, सिर्फ इनका ही हाँ करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। कि जैसे जीव क्या होता है, नपुंसक वेद जो होता है ना, उसका बंध पहले गुण स्थान में ही होता है। त्रिवेद का जो बंध होता है उसका पहले और दूसरे दोनों गुण स्थान में होता है, ठीक। और जो पुरुष वेद होता है उसका पहले से लेके ऊपर तक जाता है, इसका बंध आपका 9वें 10वें गुण गुण। स्थान तक। 9वें तक 9वें तक ही रहेगा वैसे, इसका 10वें में नहीं होगा। अवैध हो जाता है 10 में। 10वें में, हाँ सॉरी, इसमें आपका जाएगा 90 तक ही जो है इसका बंध चलता है, ठीक है। हाँ, 9वें के चरम समय में यह अवैधी हाँ होता है। 90 के, हाँ ठीक है। वो 17 प्रकृति खाली एक ही स्थान पर है ना?
देखिए अब वही बता रहा हूँ मैं आपको। और इसके बाद मोहिनी के बाद आ गया हमारा कौन सा, अंतराय कर्म। हाँ, तो अंतराय कर्म की जो 5 प्रकृतियां हैं वो सभी क्या है, कौन कौन सी हैं अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियां? ज्ञान ज्ञानांतराय, भोगांतराय, भोगांतराय, वीर्यांतराय, दानांतराय, लाभांतराय, उपभोगांतराय, भोगांतराय, वीर्यांतराय। उपभोगांतराय, वीर्यांतराय। ठीक है, तो ये जो 5 प्रकृतियां हैं इसमें क्या करता है जीव, एक स्थान अनुभव को बंद कर सकता है। तो अभी तो वर्तमान में हम ये कर्म बांध ही रहे हैं, मतलब ये जो भी प्रकृतियां इनमें से बांध रहे हैं, तो अभी हम उनमें क्या करेंगे, मतलब सर्वघाती अनुभव का ही हम बंद करेंगे। लेकिन जब ये श्रेणी चढ़ रहा है, जब उसके परिणाम अच्छे हैं, तब उसमें संभावना है, तब क्या करता है जीव कि इन प्रकृतियों में एक स्थानक अनुभव का ही बंद करता है। पर वर्तमान में वर्तमान में अगर पूछे तो अपने को ये बोलना है कि सर मतलब देश त्रिस्थानक और चतुर्स्थानक है। हाँ, अभी वर्तमान में त्रि और चतुर का ही होगा। और जैसे जीव की विशुद्धि बढ़ती है तब उनमें वो द्विस्थानक में पहुंचता है, द्विस्थानक में भी सर्वघाती का करता है। और उसके ज्यादा और विशुद्धि बढ़ती है तब द्विस्थानक में देशघाती का करता है। और विशुद्धि बढ़ती तब एक स्थानक अनुभव का ही बंद करता है। वो ठीक सत्य है, कर सकते, दूसरे नहीं तो कर सकते। भैया वर्तमान में श्रेणी है क्या? वर्तमान में अभी जीव श्रेणी इतनी नहीं चढ़ सकता ना? नहीं, श्रेणी चढ़ने के लिए जो सनन होता है ना, वो रज ऋषभ नारा सनन होना चाहिए। तो अभी हमारा सनन रज ऋषभ नारा सनन है ही नहीं, सबसे खराब वाला है। तो इसलिए अभी श्रेणी जीव नहीं चढ़ सकता। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को ये 17 प्रकृतियां? अंतराय की 5 प्रकृतियों को अपन किसमें लेंगे? देशघातिनी में। हाँ हाँ, भैया। ये तो प्योरली देशघाती नहीं है ना। लेकिन जी। इनके अनुभव का बंध सर्वघाती भी हो सकता है, मतलब प्योरली देशघाती नहीं है, लेकिन इनके अनुभव का बंध अभी जीव क्या करता है, सर्वघाती का ही बंद कर रहा है। और जब ये 17 प्रकृतियां हैं, जब ये श्रेणी चढ़ता है, ऊपर जाता है, तब इनमें एक स्थानक अनुभव का भी बंद कर सकता है। क्या ज्ञानवाणी की 4, दर्शनावणी की 3, मौनी अंतराय की 5, तो टोटल 17 प्रकृतियां हैं। इनमें जीव एक स्थानक अनुभव का भी बंद कर सकता है। ठीक है सर, क्लियर है सभी को? जी जी हाँ भैया। ठीक है, तो आज का जो है टॉपिक ये हमारा कंप्लीट हुआ। आप एक बार फिर से सभी पढ़ के आइएगा, कुछ डाउट है आप लोगों को तो नेक्स्ट क्लास में लेने का भाव है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो अबाधा काल और निषेध का स्वरूप है, अध्याय 9। तो एक बार आप सब पढ़ के आइएगा। पिछला भी आप सब लोग रिवीजन करते रहिएगा, ताकि उस पढ़ के आएंगे आप तभी कोई डाउट निकलेगा। और आगे आगे पढ़ते जाएंगे तो पीछे का क्लियर होता जाए, मतलब पीछे का गायब होता जाए, ऐसा नहीं रहे। पढ़ना जरूरी है, पढ़ेंगे आप जितना उतना ही आपको क्वेरीज आएंगी, कोई डाउट आएंगे तो वो अच्छी बात है। क्वेरीज आना, आप ये मत सोचिएगा कि मैं क्वेश्चन पूछूंगी या पूछूंगा तो क्या सोचेंगे, सोचने वाले सब कुछ नहीं सोचेंगे, अपना माइंड में क्लियर होना चाहिए। अब भले आपको लगेगा कि क्या नहीं सिली भैया, आप क्वेश्चन। पूछिए तो हमारा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आप पूछते रहेंगे तो हमारा क्लियर होता जाएगा। नहीं, मैं पूछूंगा वो तो ठीक है, लेकिन आपको भी तो मन में डाउट आना चाहिए ना, कुछ क्वेश्चन आना चाहिए, मतलब तो भी वो अच्छा रहता है। हाँ भैया। ठीक है, जैसे हम भी पढ़ते हैं ना एक, तो हम भी जब पढ़ते हैं तो हमारे भी क्वेश्चन आते हैं नए नए। तो ऐसे ही आप भी जब जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार कोई ना कोई नए क्वेश्चन आएंगे आएंगे। ठीक है सर, हाँ आज भैया। का हाँ लगभग भैया। टॉपिक ये होगा। सुमित सर, एक चीज पूछनी थी। हाँ सर। जो ये पहले जो भाग के जो क्वेश्चन पेपर के जो सैंपल पेपर भेजे थे, उस तरह के सेकंड पार्ट के भी बने हुए थे कुछ सैंपल पेपर? हाँ, अभी तो जैसे जो ग्रुप में क्वेश्चंस आ रहे हैं मल्टीपल चॉइस वाले, तो उसको आप लोग नहीं, सोल्व वो करिए। तो मल्टीपल तो आ ही रहे हैं, जी लेकिन जैसे पहले फर्स्ट टाइम जैसे चल रही थी पढ़ाई, तो वो लास्ट टाइम में एक बार वो सैंपल पेपर भी भेजे थे, किस तरह से पेपर बन के आएगा जी जी। फर्स्ट तो पार्ट। एक कोर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद उनसे पूछ लेंगे कि कैसे एक दो सैंपल पेपर आप लोगों के लिए हो जाए, ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। तो एक बार कोर्स हाँ, होने के बाद रिवीजन भी और आइडिया भी हो जाएगी किस तरह से पेपर बन के आएगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन पूरा कोर्स हो जाए उसके बाद भी एक सब चांस रहेगा कि वो सैंपल पेपर आप लोगों के लिए आ जाए। ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है, जय जय। आप सभी को सादर जिन्हें क्लास जय के जी। बाद में जो पाठ है वो सभी अपने मन में जय दोहराएंगे। चिन्ह। अहो आचार्य भगवान उपाध्याय प्रवर, आप श्री जी की महती कृपा से ज्ञान जो हमने सीखा है, ये ज्ञान हमारे भीतर विनय की वृद्धि करे, सरलता को बढ़ाए
हम निष्प्रभ बने, अनासक्त बने, सहनशील बने, यत्नालीन बने और पांचवें इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके परम वितरागता का वर्णन करें, परिपूर्ण समाधि में लिए मध्य नंदा में ज्ञान ध्यान सिखाने की विधि कृपा की इसी के पास सदैव बना रहे और हमारे द्वारा अनय शर्तों को ले बहुत बहुत कृपा करेगा। जय जी आप सभी जय का जी। बहुत बहुत अच्छा जिनके धन्यवाद कुछ सर। भी मैं धन्यवाद। सभी से ज्यादा जय जी। जय जी।